तुगलक वंश का इतिहास। तुगलक वंश मध्ययुगीन भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था, जिसने तकरीबन 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय में लिए अमीरों की भूमि को पुनः वापस लौटा दिया था और सिंचाई के लिए नहरों एवं कुएं का निर्माण करवाया था। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले ऐतिहासिक विरासत। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम मध्यकालीन इतिहास को दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में हुए तुगलक वंश की स्थापना को समझने का और साथ इस वंश से जुड़े सभी सुल्तानों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का सूबेदार था और नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने गयासुद्दीन तुगलक का सूबेदार पद स्थायी कर दिया था। किंतु गयासुद्दीन ने जातिवाद व धार्मिक कट्टरता से अनुप्राणित होकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह के विरुद्ध मोर्चा खोलकर उसकी हत्या कर दी। खुसरो की हत्या के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम दिल्ली के सिंहासन हेतु खिलजी वंशज की खोज की, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। गयासुद्दीन तुगलक 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 7 सितंबर 1320 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के 1000 स्तंभों वाले महल में प्रवेश किया और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की स्थापना की। इब्न बतूता के अनुसार ये तुर्कों की करौना शाखा से था, जबकि फरिश्ता के अनुसार इसकी माता जाट और पिता मलिक तुगलक था, जो बलबन के समय हिंदुस्तान आया था। अलाउद्दीन ने इसे दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। इसी के बारे में कहा जाता है कि वह अपने राज मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों का शिरस्थान अर्थात पगड़ी छुपाए हुए है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। इसने हुलिया तथा दाग प्रणाली को कठोरतापूर्वक लागू किया। निजामुद्दीन औलिया ने इसी के संबंध में कहा था, दिल्ली अभी दूर है। इसने वारंगल पर हमला किया परंतु असफल रहा, लेकिन दूसरे हमले में सफलता मिलने के बाद इसने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। संभवतः बंगाल अभियान की विजय की खुशी में जौना खां द्वारा अहमद नियाज के निरीक्षण में महल नुमा दरवाजा बनवाया गया था। इसके पहले हाथियों की परेड कराई जानी थी। हाथियों की परेड के दौरान मची भगदड़ से महल ढह गया और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक। पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन पश्चात जौना खान ने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। पिता की मृत्यु पर उसने 40 दिन के शोक के पश्चात फरवरी 1925 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया और सरदारों व अमीरों को विभिन्न उपाधियों व पद प्रदान किए। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में वह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। उसके काल का आरंभ और अंत अनेकानेक उथल पुथल एवं विद्रोहों का मिश्रण था। 1326 से 27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमणकारी तरमा शरीन खां को पराजित किया तथा कलानौर एवं पेशावर को जीत लिया और साथ ही 1326 व 27 ईस्वी में ही गुजरात के ख्वाजा जहां के नेतृत्व में शाही सेनाओं ने सुल्तान के चचेरे भाई और सागर के हाकिम बहाउद्दीन गुरशस्प के विद्रोहों को दबाया व गुरशस्प को पकड़कर उसकी खाल खिंचवा दी गई। जबकि 1328 ईस्वी में मुल्तान के हाकिम किशलू खां के विद्रोह को दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं 1330 ईस्वी में पूर्व बंगाल अर्थात सोनार गांव के शासक गयासुद्दीन बहादुर को सुल्तान के भाई बहराम शाह ने पराजित किया, क्योंकि उसने सुल्तान की आज्ञा का पालन नहीं किया था। उसकी खाल खिंचवाकर उसके शव में भूसा भरवाकर राज्य में घुमाया गया। जब 1328 ईस्वी में सिंध में काजी और खतीव के षड्यंत्रों के कारण विद्रोह हुआ तो उन्हें भी पकड़कर उनकी खाल खिंचवाई गई और 1333 ईस्वी में
सेहवा में रतन के विद्रोह को इमादुल मुल्क ने दबाया व उसका भी पूर्व के अन्य विद्रोहियों जैसा हाल हुआ। लेकिन जब 1335 ईस्वी में मबार के हाकिम सैयद एहसान शाह ने विद्रोह करके स्वतंत्र मदुरा साम्राज्य की नींव रखी, तो दिल्ली व मालवा में अकाल, वारंगल में हैजा व लाहौर में विद्रोह के कारण सुल्तान एहसान शाह के विद्रोह को नहीं दबा सका। इसी क्रम में दौलताबाद के हाकिम हुशंग ने भी विद्रोह किया, किंतु उसे बिना किसी कठिनाई के दबा दिया गया। तो लाहौर के हुलांजू मंगोल और गुलचंद्र के विद्रोह को सिंध के हाकिम ख्वाजा जहां ने दबाया व उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। दक्षिण में 2 हिंदू भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य तथा कन्हैया नामक व्यक्ति ने वारंगल में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 1337 ईस्वी में बंगाल के सोनार गांव में गयासुद्दीन बहादुर के पश्चात नियुक्त किए गए हाकिम फखरुद्दीन मुबारक शाह ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। 1340 ईस्वी में अवध में ऐनुल मुल्क के विद्रोह को दबाया गया। 3 अगस्त 1342 ईस्वी को देवगिरी के विदेशी मूल के मुस्लिम शासक हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। गुजरात में तगी नामक व्यक्ति के विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान स्वयं गया। तगी परास्त होकर सिंध की ओर भागा तथा सुल्तान उसका पीछा करते हुए सिंध के थट्टा तक पहुंचा। वहीं उसे ज्वर हो गया और 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान के इन्हीं सब कृत्यों के आलोक में बदायूनी लिखता है कि इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपने राजा से मुक्त हुई। फिरोज शाह तुगलक। यह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उसके साथ था। जब महत्वपूर्ण अमीरों ने फिरोज को ताज दिया तो पहले उसने हिचकिचाहट महसूस की, बाद में वह मान गया और सन 1351 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ। उसी समय सल्तनत के वजीर ख्वाजा जहां ने एक बच्चे को सिंहासन पर बैठा दिया और मोहम्मद तुगलक का वंशज करार दिया। फिरोज ने खुतवे में तुगलकों के साथ सल्तनत काल के अन्य सुल्तानों और गोरी का भी नाम शामिल किया, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इसमें शामिल नहीं किया। फिरोज ने 2 बार खलीफा से सुल्तान पद की वैधता प्राप्त की। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा, मूर्तियों के टुकड़ों को गौ मांस में मिलवाया और मुख्य मूर्ति को विजय स्वरूप मदीना भिजवाया। इसने सभी करों को समाप्त कर शरिया के अनुसार 4 कर जजिया, ज़कात, खम्स, खराज लगाए। इन 4 करों के अतिरिक्त शूर्श अर्थात हके शर्ब नामक एक सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। इसने अपने सिक्कों पर अपने पुत्र व उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित करवाया। फलों के 1200 बाग लगवाए, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। इसने अमीर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए राजकीय अर्थात सैनिक व असैनिक पदों को वांछानुगत किया। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने मुस्लिम महिलाओं के संतों की मजार पूजने पर पाबंदी लगा दी। पर्दा प्रथा के प्रचार प्रसार के लिए राज्य की ओर से प्रोत्साहन दिया। इसने एक ऐसे पंडित को जिंदा जलवा दिया जो मुस्लिमों के बीच हिंदू धर्म की हिमायत कर रहा था। इसने मेरठ व टोपरा से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। इसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा भी की। इसके समय राज्य में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। फिरोज शाह ने पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु उसकी मृत्यु 1374 ईस्वी में फिरोज के जीवन काल में ही हो गई। उसके बाद फिरोज ने अपने दूसरे पुत्र जफर खां को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसकी मृत्यु भी फिरोज के जीवन काल में ही हो गई। इसके बाद 1387 ईस्वी में फिरोज ने शहजादा मोहम्मद को नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सत्ता के सारे शाही प्रतीक सौंप दिए, परंतु यह एक विलासी व्यक्ति था और उसके सैनिकों के अत्याचारों के कारण जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः ये सल्तनत छोड़कर सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग गया। अब फिरोज ने अपने पौत्र तुगलक शाह अर्थात फतेह खां के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया। गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय। सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु के बाद तुगलक शाह गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सल्तनत का शासक बना। अबूबकर। इसी समय फरवरी 1389 ईस्वी में जफर खां का पुत्र अबू बकर भी सुल्तान बना। नासिरुद्दीन मोहम्मद। अगस्त 1390 ईस्वी में फिरोज तुगलक का पुत्र
मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना। यह पहले फिरोज के नायाब के रूप में कार्य कर चुका था। 1394 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर शाह। अगला शासक अलाउद्दीन था, जो सिकंदर शाह के नाम से मात्र 1.5 माह के लिए शासक बना। नासिरुद्दीन महमूद शाह। 1394 ईस्वी में यह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान और दिल्ली का अंतिम तुर्की शासक भी था। इसी समय दिल्ली का एक और शासक नसरत शाह भी हुआ, परंतु वह फिरोजाबाद से शासन करता था। इसी समय कहा गया कि जहांपना की सल्तनत दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना तैमूर का आक्रमण था। इस समय सुल्तान गुजरात भाग गया। 1413 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु कैथल में हो गई। इसके बाद सरदारों ने दौलत खां को सुल्तान बनाया। हालांकि इस समय उसने शाही पदवी धारण नहीं की। फलस्वरूप 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने इसे हटाकर सल्तनत पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।